लाइफ इज अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस विद अदर पीपल एंड विद योरसेल्फ। आपने ये ऑप्टिमाइज करना है कि आप दिन में किस टाइम पे प्रोडक्टिव होते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग टाइम पे प्रोडक्टिव। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। कुछ लोग जो है वो रात में जब सब सो जाते हैं उसके बाद उनके दिमाग के गियर्स शिफ्ट होना शुरू होते हैं। कुछ लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट को मद्देनजर नहीं रख रहे होते हैं। तो आपको इसका ख्याल क्यों आया? पिछले 8 साल से जो मेरा बहुत सारा फोकस है वो खवातीन की इंक्लूजन है टेक्नोलॉजी के अंदर और मेकिंग श्योर कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। कोई ना कोई पीछे पर्पस होता है या कोई ना कोई पीछे एक इंस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो इतना जो है ना वो कर रहा होता है। हम आ तो गए हैं टेक में, कोई करियर पाथ तो नजर नहीं आता। क्या लड़कियां काम करती हैं टेक में? क्या घर वालों से परमिशन मिल जाएगी? दैट काइंड ऑफ चेंज्ड माय वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। जनरली हम जब दुनिया को देखते हैं तो एक बड़े ब्रीक लेंस से देखते हैं, राइट? मुझे डिस्लेक्सिया है, इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। शुरू के कुछ साल बहुत मुश्किल थे। उस जमाने में किसी को पता भी नहीं था कि डिस्लेक्सिया क्या होता है। मुझे कॉलेज में जाके पता लगा है। क्या टीचर ही जो है ना वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग होता है या एक शागिर्द जो है या स्टूडेंट है उसको भी उस तरह का बनना पड़ता है? एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें उस्ताद का बहुत बड़ा रोल है कि उसको इंटरेस्ट शो करना है स्टूडेंट में। लेकिन अगर स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो स्पार्क सब में होता है। हर बच्चे में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का स्पार्क होता है। तो जब आप किसी लड़की को बोलते हैं कि आप टेक्निकल नहीं हैं, आप टेक्निकल काम नहीं कर सकती, आप घर से बाहर काम नहीं कर सकती, आप ऑफिस का बर्डन नहीं उठा सकती, जब आप ये करते हैं तो लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लेवल पे आज किया कल नहीं कर सके। तो इसको हैबिट को डेवलप किस तरह करते हैं अपने अंदर? डिजिटल मार्केटिंग में उस तरह का काम नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी का काम है, डिजाइन का काम है, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस का काम है, एनालिटिक्स का काम है, एड बाइंग का काम है, ये सारा काम है। आप कभी कभार कोई भी चीज बहुत फोकस से कर रहे होते हो तो और कोई आवाज भी लगा दे आपको तो एकदम आप हिल जाते हो, सही ना? तो मैं इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा ये क्या होता है। बहुत सारे लोगों के केस में ऑटिज्म या ADHD जो है या डिस्लेक्सिया बिल्कुल डिसेबिलिटी की फॉर्म में होता है, यानी कि वो उनकी लाइफ हिंडर कर रहा है। मेरे केस में लाइफ मुश्किल बना रहा है। वो जो इंटरनल एक डायलॉग होता है ना इंसान के अंदर का, तो वो सब कुछ मिलने के बाद भी जो ना इंसान के अंदर वो डायलॉग होता है, तो वो बिल्कुल। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लुक फॉर समथिंग टू स्किल अप। जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अस्सलामुअलैकुम। आज एक और दफ़ा आपके सामने नई एपिसोड के साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में जो इस टाइम पे मेरे सामने शख्सियत मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं, उनसे मिलके मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह का काम भी हो रहा है। तो इनका ताल्लुक जो है वो टेक इंडस्ट्री से ज़्यादातर है। और अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो उन्होंने काम किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्टफुल काम जो है ना ये कर रही हैं। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ, फायजा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अपने बारे में अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देंगी तो ये होगा कि रिलेशन बनाने में ना आसानी होती है। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। तो मेरा ताल्लुक कराची से ही है और मैंने इंजीनियरिंग की है। I graduated 15 years ago. I will date myself, लेकिन I graduated 15 years ago और मैं 15 साल से टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ। पिछले 8 साल से जो मेरा बहुत सारा फोकस है वो खवातीन की इंक्लूजन है टेक्नोलॉजी के अंदर और मेकिंग श्योर कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और बहुत 3 इनिशिएटिव्स हैं जो मेरे अपने हैं। आइडिया ये है कि हमें ये मेक श्योर करना है कि खवातीन टेक को मुश्किल ना समझें और उनके लिए जो दरवाजे हैं अपॉर्चुनिटी के वो खुलें। बिकॉज जब हम खवातीन की एजुकेशन या एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी सिचुएशन में ये नजर आएगा कि लोग उनको सिलाई मशीन दे रहे हैं, उनको इनफॉर्मल जो हमारा सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उसमें सेफ्टी के भी इश्यूज हैं, अर्निंग पोटेंशियल भी नहीं है। और मुझे ये नजर आया कि टेक्नोलॉजी ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो वो इसकी कैपेसिटी है कि वो दूसरों के लिए भी ये कर सके। तो हम 3 जो इनिशिएटिव्स हैं, विमेन इन टेक, पीके, कोड गर्ल्स और कैटरपिलर्स, वो तीनों एक ही काम करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, यानी अलग अलग उनकी टारगेट ऑडियंस है। और आइडिया ये है कि खवातीन के पास एक्सेस एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज का और एक नेटवर्क का जहाँ पे वो दूसरी खवातीन के साथ बात कर सकें, नेटवर्क कर सकें और लर्न कर सकें। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग आपके साथ ग्रेजुएट हुए होंगे 15 ईयर्स अगो जब आप बात कर रही हैं,
तो ऐसा क्या जो है ना इम्पैक्ट, या ऐसी कौन सा इवेंट गुजरा, या ऐसी क्या चीज हुई कि जिसके थ्रू आपने सोचा कि यार मुझे ये वाला काम भी साथ में इम्पैक्ट, क्योंकि कुछ लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट को मद्देनजर नहीं रख रहे होते हैं, तो आपको इसका ख्याल क्यों आया? मेरा एक तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग मोमेंट था वो ये था कि मैं वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था विमेन एक्स के नाम से, और वो खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देता था। IBA में प्रोग्राम हुआ था, 2014 की बात है। तो मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही थी, मैं साथ में कंसल्टिंग भी कर रही थी। तो मुझे मेरे क्लास वालों ने कहा कि यार ये प्रोग्राम आया है और तुम इसमें अप्लाई करो। मैंने जब प्रोग्राम में अप्लाई किया और पहली दफा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक ऐसी क्लास में जिसमें 50 खवातीन हैं, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आई हूँ, राइट। तो इवन दो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास बहुत जेंडर बैलेंस थी, 50 गर्ल्स 50 बॉयज, एनईटी इस मामले में बहुत जेंडर बैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैंने पहली दफा इतनी सारी खवातीन के साथ काम किया था, एंड आई रियलाइज कि मैं तो ये मिस आउट कर रही थी, क्योंकि जिन कंपनीज में मैं काम कर रही थी जनरली वहां पे टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में मैं अकेले होती थी। अच्छा, ऐसे ही है। तो वो जो कम्युनिटी थी वहां से हमने बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे जो अभी मेरी कोड गर्ल्स में बिजनेस पार्टनर हैं या पार्टनर हैं, वो वहीं से मिली मुझे। अच्छा। सो बहुत सारे दोस्तियां, बहुत लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स उस 50 खवातीन की क्लास से निकले। तो मुझे ये समझ आया कि यार इस कम्युनिटी के अंदर पावर है। और मैं शायद वो एक शख्स होता है ना जिसे कुछ नहीं पता होता कि उसकी क्या डायरेक्शन है लाइफ में, मुझे नहीं पता। आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई नेवर हैड फीमेल फ्रेंड्स उस तरह से, तो मुझे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था उस चीज को। और उसी टाइम पे ये हुआ कि मैं उसके कुछ अरसे के बाद मैं फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी कराची में। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स थी, 50 के करीब लड़के थे, 4-5 लड़कियां थी, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जनरली होता है। तो वो लड़कियां जो है वो कभी क्लास में कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। तो मैंने उनसे एक दिन उनको रोक लिया, नमाज का ब्रेक आया तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप लोग आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन टेक? आप पढ़ रही हैं, फाइनल ईयर में हैं, मतलब आप लोग क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करती क्लास में? और ऐसा नहीं है कि कोई मेल टीचर है जिससे आप डर रही हैं, राइट? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें तो हम आ तो गए हैं टेक में, कोई करियर पाथ तो नजर नहीं आता। क्या लड़कियां काम करती हैं टेक में? क्या घर वालों से परमिशन मिल जाएगी? हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी किस तरह की है, क्या वहाँ कैसा माहौल है? बिकॉज खवातीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस जगह का एनवायरनमेंट। तो जब उन्होंने ये बात करना शुरू की एंड क्लास खत्म हो गई, मैं जब घर वापस गई हूँ तो मुझे ख्याल आया कि यार ये सारी चीजें मुझे अपनी वो विमेन एक्स की कम्युनिटी से मिली। तो मे बी हम भी एक कम्युनिटी बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम उनको सीनियर खवातीन के साथ जो विमेन इन टेक हैं उनके साथ कनेक्ट करें, एंड वहाँ पे वो अपने सवाल पूछें, कंपनीज के बारे में पूछें, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछें, मेंटोर ढूंढें अपने लिए। तो वहां से विमेन इन टेक जो है वो मैंने स्टार्ट की। बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, अब आई थिंक 11,000 के अराउंड हमारे मेंबर्स हैं, सारी खवातीन हैं और सारी टेक से रिलेटेड है। सारी टेक से रिलेटेड है। और वो उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें मिड करियर खवातीन भी हैं, बहुत सारी लीडरशिप पोजीशन पे खवातीन भी हैं, और सब पाकिस्तानी हैं। सही है। तो ये कम्युनिटी किस तरह हेल्प आउट करती है फीमेल्स को, और कैसे कोई ज्वाइन कैसे कर सकता है उसको? सो हम मेनली जो है वो कम्युनिटी एक फेसबुक का क्लोज्ड ग्रुप है। खवातीन जो हमारे पास आती हैं उसमें हमारा एक क्राइटेरिया है जिसको फिल करते हैं, तो वी लेट देम इन, बिकॉज हमें वी हैव टू मेक श्योर कि वो खातून ही हो और टेक में काम करती हो, और ये सारी चीजें। दूसरा ये है कि कम्युनिटी एक ओपन स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर यू टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप एनोनिमसली पोस्ट कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया में तकरीबन 90 के करीब हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिनसे हम अपॉर्चुनिटीज लेकर कम्युनिटी में आते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सेस टू कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है ना, तो वो हम वहां से लेकर आते हैं। देन हम बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर रन करते हैं, मेंटोरशिप के, लर्निंग के। जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, हम एक वेबिनार करते हैं, 150 के करीब वेबिनार्स हम कर चुके हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स डिपेंडिंग अपॉन कि कम्युनिटी को किस चीज की नीड है। एंड देन ओवरऑल वो एक इस तरह की स्पेस बन गई है कि अगर किसी को कोई भी प्रोफेशनल इशू है तो दे कम एंड पोस्ट देयर एंड गेट एडवाइस, एंड it's we have tried to make it a safe space for women. और दूसरा ये कि बहुत सारी हायरिंग होती है उसके अंदर से, तो कंपनीज विल कम टू मी एंड से कि भाई खवातीन नहीं है हमारे यहाँ, हमें लड़कियां हायर करनी है।
तो आप वुमेन इन टेक के अंदर पोस्ट कर दें, हम प्रायोरिटी पे उनके रेज्यूमेस देख लेंगे इस तरह से, तो ये भी होता है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आप जिंदगी के अंदर आपकी इंस्पिरेशन है, थ्राइव है, तो ये बाकियों में मैंने कम देखी है। तो ये इस थ्राइव का भी करते रहना, हेल्प भी करना, काम भी करना और तेजी से जो है ना वो करते रहना, तो ये इसके पीछे वजह क्या है? ये क्या स्ट्रगल आपकी रही है या क्यों आप चाहती हैं कि हेल्प आउट हो? मैं असल में ना ये बहुत मेन पॉइंट होता है कि अगर मैं पर्पस, लोगों को ये पता लग जाए ना कि यार कोई ना कोई पीछे पर्पस होता है या कोई ना कोई पीछे एक इंस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो इतना जो है ना वो कर रहा होता है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। आई थिंक मैं इस मामले में बहुत लकी रही कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले। दिस इज वन थिंग that kind of changed my way of looking at the world, because generally हम जब दुनिया को देखते हैं तो एक बड़े bleak lens से देखते हैं, right? मुझे डिसलेक्सिया है, इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। मैं जब स्कूल में थी, शुरू के कुछ साल बहुत मुश्किल थे। उस जमाने में किसी को पता भी नहीं था कि डिसलेक्सिया क्या होता है, मुझे कॉलेज में जाके पता लगा है। जब मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि उन्होंने मेरी राइटिंग देखी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम डिसलेक्सिया है, एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी अपनी बेटी को डिसलेक्सिया था और वो उसको यूएस लेकर गए थे वहां पर, एंड देन यू नो शी हैड अ थेरेपिस्ट एंड एवरीथिंग। लर्निंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया में? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। जो मेरे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो ये है कि मैं हैंड राइटिंग अभी भी नहीं पढ़ सकती। तो अगर आप प्रिंट हुआ हुआ जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की हैंड राइटिंग है तो वो उसके पैटर्न्स मेरे दिमाग में सही नहीं बनते। सही है। दूसरा ये है कि जो है वो अ लॉट ऑफ अल्फाबेट्स आई स्टिल राइट उल्टा। अच्छा। एंड सेम गोज फॉर, आई यूज्ड टू राइट बहुत सारा मिरर में मैं लिखती होती थी, यानी जिस तरह से लोग उल्टा लिखते हैं ना, तो यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो मेरे पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता था कि है तो बड़ी स्मार्ट लेकिन ये हो क्या रहा है, एंड आई एम द एल्डेस्ट ओनली डॉटर। सो वो लेकिन आई गॉट वंडरफुल टीचर्स जिन्होंने मुझ पे बहुत वक्त लगाया। मेरे अम्मी ने मुझ पे बहुत वक्त लगाया, अब्बा ने बहुत वक्त लगाया। पिटी भी हूँ मैं अब्बा से बहुत, अम्मा से इस मामले में कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि नहीं गलत हो रहा है कोई बात नहीं, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन। और वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है ना, कि आपको पता है कि आपकी एक रिस्ट्रिक्शन है लेकिन आपने करना टॉप है क्लास में, तो नाउ वट एवर इट टेक्स। सो मैं उस माइंडसेट के साथ जो है वो बड़ी हुई हूँ। और फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जितना भी एकेडमिक सारा मेरा करियर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। एंड एवरी सिंगल point in my life I have found a teacher who really took me under their wing and spent a lot of time on me. और मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि I am a product of these teachers. Yes. तो मुझे ये समझ आया कि यार कितना pivotal रोल है एक उस्ताद का भी, एक मेंटर का भी। and if I can become somebody like yes. them to somebody else, ये कितनी जबरदस्त बात होगी। तो वो एक चीज है दैट मैं अपने आप से हमेशा यही सवाल करती हूँ कि am I being useful enough? Am I being compassionate enough? Because मैंने वो compassion receive किया है, and this is something that I want to give back also. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस बात को ब्लेम करते हैं कि टीचर्स नहीं है, बट मुझे लगता है ऐसा कि हमारे में भी गलती होती है कोई ना कोई, और हम भी उस तरह परसीव नहीं कर रहे होते या हम भी उस तरह उनसे वैल्यू नहीं ले रहे होते। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि टीचर या क्या टीचर ही जो है ना वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग होता है, या एक शागिर्द जो है या स्टूडेंट है उसको भी उस तरह का बनना पड़ता है? इट्स टू वे, इट्स अ रिलेशनशिप। जिस तरह बाकी रिलेशनशिप्स होते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें उस्ताद का बहुत बड़ा रोल है कि उसको इंटरेस्ट शो करना है स्टूडेंट में, लेकिन अगर स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उस्ताद कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये आपसे कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले, तो उन उस्तादों ने एक ऐसा स्टूडेंट भी देखा जो पढ़ना चाह रहा था लेकिन मुश्किल थी। जी। राइट। तो अगर मैं ऐसा स्टूडेंट होती जिसको पढ़ना नहीं होता तो शायद कुछ अर्सा मेहनत करने के बाद वो भी छोड़ देते। तो हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम है वो निज़ाम है ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या बताते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा A1 ग्रेड आना चाहिए, तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए, राइट। लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ तो मुझे याद है कि मेरे अब्बू जो है वो अभी भी मुझे यही कहते हैं, आई एम नियरिंग 40 नाउ एंड ही स्टिल सेज दैट टू मी, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको।
वेरी नाइस। ठीक है ना, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। तो अगर नंबर नहीं आ रहे, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन तुम्हें समझ आ रही है कि हो क्या रहा है, तो वो वाला माइंडसेट नहीं है। जी जी। तो इट्स नॉट जस्ट टीचर्स के टीचर्स नहीं है और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाह रहे, इट्स ऑल्सो ऑल थ्री पार्टीज, पूरा सिस्टम है कि आपके पेरेंट्स भी उस तरह की लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बच्चों को इनकरेज नहीं करते। बच्चे जो हैं वो बच्चे तो बच्चे हैं, जाहिर है उनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। एंड देन यू हैव टीचर्स आल्सो who are so overworked a lot of times, are so underpaid also, कि they just get tired out of it, कि हम बस ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अच्छा, टीचर के बारे में आपने बात करी, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सबसे अच्छी, जो एक अच्छा टीचर होता है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटीज क्या होती है, जो आपकी पूरी जर्नी के अंदर हेल्प आउट रहा, तो उनमें आपने क्या अच्छा देखा? एक तो ये उनकी एबिलिटी कि जब एक स्टूडेंट एक टीचर के सामने जाता है और टीचर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है ना उस बच्चे के अंदर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग फॉर अ स्टूडेंट कि आई मैटर इन दैट सिचुएशन। 70, 80, 5, 10, 15, 20 जितनी बड़ी भी क्लास है उसके अंदर व्हेन आई वेंट टू माय टीचर दे हर्ड मी आउट, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये कि जब मैंने उनको ये बताया कि मुझे क्या करना है या मेरी क्या नीड है, और बहुत सारी दफा ऐसा भी होता था कि आई वुड स्लिप, आई वुड डू समथिंग, आई वुड मेक अ मिस्टेक, एंड देन वो मुझे पकड़ लेते थे उसके ऊपर कि जो है वो ये तुमने क्या किया है। मुझे एक दफा याद है कि मेरे 9th के एग्जाम्स थे, मैंने स्कूल भी बदल लिया था, हमने घर शिफ्ट कर लिया, एंड मेरी जो पुरानी टीचर थी, मेरी अम्मी ने उनको फोन करके मेरी शिकायत लगा दी कि ये वीडियो गेम्स खेलती रहती है। सही है। तो उन्होंने जो है वो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड टू मी कि तुम मुझसे मिलने आओ। सो ऑल द वे माय डैड टुक मी फ्रॉम गुलशन इकबाल टू फेडरल बी एरिया टू मीट दैट टीचर, और मैं वहां गई हूँ और उन्होंने मुझे आधा घंटा सामने बैठ के बोला है कि आधा घंटा वो मुझे ये कहती रही कि इतनी मेहनत तुमने यहाँ तक आने में की है, तुम अब वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम पहले से कर लेती है, तुम्हें पढ़ना नहीं था, तुम क्यों खेल रहे हो, अभी तो एग्जाम का टाइम है, राइट। एंड उन्होंने मुझे काफी डांटा, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि देखो मेरी पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं 10 साल से 20 साल से पढ़ा रही हूँ, आई एम काउंटिंग ऑन यू टू मेक मी प्राउड। एंड दैट वाज अ पिवटल मोमेंट कि यार ये तो इज्जत पे बात आ गई है ना, अब करना पड़ेगा। एंड ये और इतना कॉन्फिडेंस कोई दिला भी देना अगर आपको कि यार अच्छा मुझसे इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मेरे टीचर कर रहे हैं, तो वो भी एक फीलिंग आपके लिए अच्छी होती है। ऐसे ही है। अच्छा, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही रहा कि अगर मैं बात करूं, स्पार्क सब में होता है, हर बच्चे में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का स्पार्क होता है। लेकिन इंटर के अंदर क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे स्कूल में नहीं समझ आता था कुछ भी ना, टीचर्स का जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं समझ आता था। और लेकिन एक टीचर ऐसे मिले कि जिसमें हमने फिर इंटर में अपने आप को 360 ट्रांसफॉर्म किया, तो उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। और वो मुझे लगता है कि वो शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स में अच्छे नहीं होते वो टीचर बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ वो, लेकिन लाइफ स्किल में अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको हिम्मत दिलाने में, कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील कराने में जो ना वो होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे दौरानिए में डिस्लेक्सिया और ADHD के अंदर आप उसमें आपने कहा उसमें भी रही, तो उससे कैसे आपने जो है ना वो स्ट्रगल करके किस तरह उसको साथ रख के अपनी एबिलिटीज को और इनहेंस किया और उसको ऊपर वर्कआउट किया आपने? अच्छा, डिस्लेक्सिया जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगर आपको राइट सपोर्ट और हेल्प मिल जाए। मेरे केस में पता तो नहीं था कि डिस्लेक्सिया है, उस जमाने में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन पता था कि कुछ मसला है, इसको समझ नहीं आ रहा, राइट, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और मुझे वहां से जो है वो सेल्फ लर्निंग की आदत लगी। जैसे आपने कहा ना कि स्कूल में समझ नहीं आता था, मेरा भी यही केस था। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, आई डोंट नो व्हाट दे आर राइटिंग, मेरा दिमाग कहीं और किसी और खिड़की से बाहर है, लेकिन मुझे ये पता था कि यार पढ़ना है। सो मेरा तरीका ये बन गया था कि आई वुड कम बैक होम और मैं खुद पढ़ रही हूँ, एंड देन आई वुड गो बैक द नेक्स्ट डे एंड आस्क कि मैंने ये घर जाके देखा था, अब आप मुझे बताएं इसमें क्या है। सही है। और उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि वो टीचर्स जो हैं वो दे नेवर सेड कि तुम अब क्यों आई हो, राइट, क्लास में तुमने कल क्यों नहीं कुछ पूछा, बड़ी बात है, ऐसे टीचर्स कम है। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने उनको बताया मुझे क्लास में समझ में नहीं आ रही थी, मैं घर गई, मैंने वो पढ़ा है, मैंने अम्मी से ये पूछा है, ये चीज समझ नहीं आ रही, एंड ये सेल्फ लर्निंग की वो एक आदत डेवलप हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर नॉट योर डायग्नोसिस, राइट, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस।
दुनिया में बहुत सारे लोगों को ADHD है, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, बड़े होते हैं आउटग्रो कर देते हैं, कुछ नहीं करते। आपको नेविगेट करना आना चाहिए, सही है। सो मैं अक्सर मजाक में जो है वो सबको ये बोलती हूँ कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस विद अदर पीपल एंड विद योरसेल्फ। ऐसे ही है। सो आप निगोशिएट अपने साथ ये करते हैं कि यार ठीक है ये लिमिटेशन है, बट आई नीड टू फिगर आउट अ वे टू डू दिस। मेरे लिए क्या मैटर करता है? तो मेरी सिचुएशन में जो चीज मैटर करती थी वो ये मैटर करती थी कि मुझे मैं जिस जगह से उठकर आई हूँ, यानी मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से, जहाँ पे लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, वहां से आई हूँ। बट मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे बोला नहीं ये पढ़ने वाली है, हम इसको पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है ये जाएगी, ठीक है। मेरी अम्मा जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकी, बिकॉज लड़कियां कहाँ से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाती है, राइट। तो जब मैंने उनसे बोला कि मुझे जाना है, उन्होंने बोला हाँ मैं नहीं गई तो तुम जाओगी, सही है। अब्बा को बहुत सारे लोगों ने बोला कि लड़कियों को कौन भेजता है ना, तो अब्बा ने कहा कि अगर लड़का होता तो तुम लोग कुछ और कहते, सही है, राइट। वो पढ़ने वाली है ना, उसको पढ़ने दो, नौकरी कराओगे। अब अब्बू ने कहा मुझे नहीं पता, पढ़ तो लेना, यूनिवर्सिटी से तो निकले फिर देखेंगे। सो वो जो तो मुझे ये समझ आया कि यार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी काइंडनेस है टुवर्ड्स मी, एंड आई नीड टू मेक श्योर कि आई डू माई बेस्ट। और उसके अंदर जो है वो मैंने बहुत सारी चीजें ओवर द इयर्स लर्न की, एब्जॉर्ब की। इंटरनेट हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड, यूट्यूब हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट व्हाटएवर यू नीड टू लर्न अबाउट एनीथिंग यू डू। I got diagnosed with ADHD this year at the age of 37. अच्छा। तो मुझे बहुत सालों से पता था कि मुझे ADHD है, बिकॉज बहुत सारे मैं थेरेपी में ऑन एंड ऑफ जाती रही, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन कभी डायग्नोसिस नहीं हुआ था। ADHD के बारे में बताएंगे थोड़ा सिम्टम्स, क्योंकि ये बहुत आम भी है। मैं कल बैठ के इसके बारे में पढ़ भी रहा था, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होता भी है लेकिन उनको पता ही नहीं होता। तो इसके बारे में बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो डिपेंड करता है लड़कियों और लड़कों में, यानी अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करता है। दो तरह की टाइप होती है, एक हाइपर एक्टिव टाइप होती है और एक इनअटेंटिव टाइप होती है। सो मेरे केस में वो इनअटेंटिव है, फोकस लूज करने वाला मसला है। कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिव टाइप होती है। लड़कों में जल्दी डायग्नोस हो जाता है, लड़कियों में थोड़ा लेट डायग्नोस होता है, क्योंकि उनके सिम्टम्स अलग होते हैं और ज्यादा उसमें रिसर्च भी नहीं है। मेरे केस में जो है वो फोकस का मसला है, ओवरवेल्म का मसला है, कि आप अगर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो आई विल गेट ओवरवेल्म्ड। बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आई विल गेट ओवरवेल्म्ड। आई नीड सर्टेन टाइप ऑफ स्पेस टू वर्क। सो बहुत सारी वर्क रूटीन्स हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो वो मैंने ओवर द इयर्स फिगर आउट तो कर ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाकी लोग तो ऐसे नहीं कर रहे, मैं क्यों कर रही हूँ। बट इन माई हेड आई वाज लाइक अच्छा डिसलेक्सिया है तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। लेकिन इवेंचुअली देन मुझे किसी ने, अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे कहा कि यार यू नीड टू गेट अ डायग्नोसिस सो दैट यू कैन गो टू टारगेटेड हेल्प। नाउ यू कैन गो टू एन ADHD का कोच एंड आस्क हिम, अच्छा आस्क कर के इसको कैसे मैं रिजॉल्व करूँ इस इशू को। So then I went and got a diagnosis. Then I spoke to a lot of people जो कि जिनकी स्ट्रगल रही है, जिन्होंने बड़ी सक्सेस भी जिंदगी में हासिल की है, मैंने स्ट्रैटेजीज डेवलप की अपने लिए। तो ये है, unless it's not I wouldn't call it उस तरह से disability in my case, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ऑटिज्म या ADHD जो है या डिसलेक्सिया बिल्कुल डिसेबिलिटी की फॉर्म में होता है, यानी कि वो उनकी लाइफ हिंडर कर रहा है। मेरे केस में लाइफ मुश्किल बना रहा है। सो वो गेम इज ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्डर लेवल, लेकिन ये है, आई डू नॉट नीड एनी मेडिकेशन फॉर दैट, बट आई डू नीड अ लॉट ऑफ वेज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड मेक श्योर के I do things in a way कि वो sustainable। तो इस सब के अंदर आपने बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजी बनाई होंगी अपने लिए और फाइंड आउट करी, तो उसके बारे में बताएं कि फोकस के हवाले से अगर किसी बंदे को है इसका फोकस लूज हो रहा है वर्क के ऊपर, मेरा भी इशू रहता है कि जब 3-4 चीजें साथ आ रही हैं तो किस पे कितना वक्त लगाना है, ऐसा होता है मेरे साथ भी। तो फोकस को मेंटेन करने के लिए वर्क के ऊपर, उसके बारे में बताएं कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी है या किस तरह कोई भी बंदा अपने लिए ये काम कर सकता है। एक तो ये है कि आप बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स इसके लिए अवेलेबल हैं। जो मेरा जो सबसे फेमस, एक बहुत फेमस और मेरा जो सबसे फेवरेट टेक्निक है वो पोमोडोरो है। सो जनरली लोग स्प्रिंट्स में काम करते हैं। 25 मिनट इज टू स्मॉल फॉर मी, 90 मिनट्स इज गोइंग टू किल मी बिकॉज इट्स टू लॉन्ग, सो आई विल डू 50 मिनट्स ऑफ अ स्प्रिंट।
तो मैं जनरली, मेरा टारगेट ये होता है कि दिन में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 स्प्रिंट्स होने चाहिए ऑफ डीप वर्क, जिसमें आप फोकस के साथ एक काम करें, चाहे वो कुछ भी है। दूसरी चीज ये है कि आपने ये ऑप्टिमाइज करना है कि आप दिन में किस टाइम पे प्रोडक्टिव होते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग टाइम पे प्रोडक्टिव, कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। कुछ लोग जो है वो रात में जब सब सो जाते हैं उसके बाद उनके दिमाग के गियर्स शिफ्ट होना शुरू होते हैं। सो आपने अपना ऑप्टिमल टाइम भी अंडरस्टैंड करना है कि मैं किस टाइम पे प्रोडक्टिव हूँ। एक और चीज जो मुझे हेल्प करती है वो ये है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, सो मैंने अपनी टेबल इस तरह सेट की हुई कि इट फेसेस द व्हाइट वॉल, सो देयर इज नथिंग ऑन द वॉल। सही है। सो मैंने जब जिन भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया जहाँ ओपन ऑफिस फ्लोर प्लान्स होते थे, तो मैं उनसे बोलती थी कि मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आई नीड टू बी फेसिंग द वॉल, एंड एवरी टाइम पीपल वुड आस्क मी व्हाई, यू नो, क्यों? और मैं उनसे बोलती थी वो इसलिए बिकॉज इफ आई एम लुकिंग एट द अदर वे मुझसे काम नहीं होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहूंगी। सो आई बहुत सारी इसके अंदर इस तरह की चीजें हैं। एक चीज जो मैंने अपने लिए की हुई है, जो ऑटोमेट की हुई है, वो ये है कि मेरी टू डू ऑटोमेटिकली जनरेट होती है एवरी डे। सो और आप मंथ प्लान कर लेती हैं पहले? हाँ, मैं पूरा मंथ प्लान कर लेती हूँ। अगर मीटिंग्स हैं, वो सारी चीजें हैं, वो मैं ऐड कर लेती हूँ, एंड टाइम पे ऐड कर लेती हूँ। जो वीकली चीजें हैं वो वीकली मार्क हुई हुई हैं, जो डेली है वो डेली मार्क हुई हुई हैं। समथिंग एज सिंपल एज मी सॉर्टिंग आउट माई ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, एंड मैं हर वक्त ईमेल नहीं चेक कर सकती, हर वक्त व्हाट्सएप मैसेज नहीं चेक कर सकती, बिकॉज अगर मैं वो करने लगी तो फिर मैं वही करती रहूंगी। सो आपको वो थोड़ा सा ना डिसिप्लिन उस मामले में अपने लिए बनाना पड़ता है। एक और चीज, तो मैं एक टूल इस्तेमाल करती हूँ, वैसे तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, असाना उसका नाम है। सो आई यूज इट फॉर पर्सनल यूज। सो जब व्हेन एवरी मॉर्निंग दैट आई गेट अप, आई टेक अ लुक एट द ऐप, और वो उसने मेरी पूरे दिन की टू डू ऑर्गेनाइज की होती है, तो मुझे बैठ के सोचने की जरूरत नहीं कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सोचने का मतलब ये कि अब फिर टाइम जाया होगा। सो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। another thing that really helps is अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ शोर है, मैं शोर से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, सो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हैं, एम्बियंस म्यूजिक है बहुत सारा जो कि हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। मेरे केस में जब ओवरवेल्म होता है, सो आई वुड जस्ट सिट डाउन फॉर 5 minutes एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग एंड देन डू समथिंग एल्स। तो छोटी छोटी चीजें हैं। कोई बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ। और ये सब चीज अवेलेबल भी है ना। अब ये होता है कि किसके लिए क्या चीज वर्कआउट कर रही है। अच्छा, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये वाला जो केस है, मैंने जब ये चीज हुई ना प्लानिंग वाली, पहले मेरी लाइफ में प्लानिंग नहीं थी, तो उसकी वजह से ना मैं हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट रहता था, या मुझे पता नहीं होता कि मैं प्रोडक्टिव हो पा रहा हूँ नहीं हो पा रहा। अभी पिछले साल ही जो है ना, वो फिर मैंने एक बिजनेस कोच है, उनसे बातचीत हो रही थी और फिर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया कि मंथली प्लानिंग किस तरह होती है। इसके बारे में बताएंगे, प्लानिंग का कितना किरदार होता है कि आपको प्रोडक्टिव बनाने में। You need to know कि what do you need। मैं जो प्लानिंग अपनी पूरी करती हूँ, सो मेरे जहन में एक जो मेन स्प्रेड है वो 1 साल का है। 1 साल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन माई माइंड कि उसके अंदर क्या चीजें चेंज हुई हैं। सो हर साल 1st of December is when I dump everything that I need to do in a year, and then I'm going to prioritize it कि अच्छा इसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो करनी है। उसमें समथिंग एज बेसिक एज मेकिंग श्योर कि मैं साल में 2 दफा कुरान खत्म करूं इज ऑल्सो ऑन माई गोल्स लिस्ट, बिकॉज अगर वो नहीं है, आउट ऑफ साइट है, तो आउट ऑफ माइंड है। सो आपको वो चीजें करनी है। आपको हर महीने 1 दफा थेरेपी में जाना है, आपको मेक श्योर करना है आप साल में 1-2 बार हेल्थ चेकअप करा लें। जो चीजें हैं, आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज देयर, एंड देन फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू स्केड्यूल एंड प्रायोरिटाइज। दूसरा जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है वो 1 क्वार्टर है। जैसे अब लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है 1st of October से, तो इन माई हेड अ क्वार्टर इज अ टाइम दैट यू प्लान। सो इस क्वार्टर मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग गोल अपने लिए सेट किया है, विच इज अ नो बाय क्वार्टर। नो बाय क्वार्टर। नो बाय क्वार्टर का मतलब ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल। ओके। So this is another experiment that I want to do, because a lot of times we do a lot of impulse buying and वो आपका एक financial hit आप ले लेते हैं चीजों में। So this is something that I wanted to experiment with it. तो हर साल के 1 क्वार्टर में I have one challenge in my head for myself, यार इस साल मुझे ये करना है। जो 2nd क्वार्टर था उसके अंदर मेरा ये चैलेंज था कि I need to journal for 10 minutes every single day. Okay. So I will do something like this just to kind of test yourself. तो आपने जर्नलिंग करी है इससे पहले
क्या उसके आउटकम है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, उसके बारे में बताएं। सो जर्नलिंग मैंने मॉर्निंग पेजेस की भी तरह की है कि अनप्रॉम्प्टेड यू जस्ट सिट डाउन एंड राइट व्हाटएवर इज इन योर हेड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली। जनरली जो डे टू डे बेसिस पे आई डू अ प्रॉम्प्ट बेस्ड जर्नलिंग। ओके, सो समथिंग एज सिंपल एज हाउ यू आर फीलिंग, what is going to be your big win today, what is something that is going to distract you today or going to cause problems. How do you really feel about what you're doing today? Because I need to check in with myself also ना कि आज जो काम हो रहा है अच्छा है, बुरा है, कैसा फील कर रहे हैं। तो वो जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। सो वो हर क्वार्टर में that's how I plan, and then I plan a week. So a year, a quarter, and then a week. Month and 6 months is doesn't work for me. सही है। अच्छा, आपको मैं आपकी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ उसके अंदर, तो आपने कुछ वर्कशॉप्स गोल सेटिंग और हैबिट्स के ऊपर भी करी है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प आउट करें हम कि एक हैबिट को किस तरह डेवलप किया जाता है, क्योंकि देखिए डिफरेंट हैबिट्स की हमने बात कर ली पिछले में ना, कि जर्नलिंग एक हैबिट है, उसके बाद जो है ना ये प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ हैबिट्स हैं, ये डिफरेंट हैबिट्स हैं। तो सबसे ज्यादा लोगों को मसला ये होता है कि वो आज देखते हैं, मैं बेतहाशा वीडियो ना पोमोडोरो के ऊपर जो है ना वो है कि लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लेवल पे आज किया कल नहीं कर सके। तो इसको हैबिट को डेवलप किस तरह करते हैं अपने अंदर? एक तो बहुत अच्छी इस पे किताबें हैं, एटॉमिक हैबिट है, टाइनी हैबिट्स हैं, लेकिन जो बेसिक चीज दैट वर्क्स फॉर मी इज हैबिट स्टैकिंग। सो व्हेन आई स्टार्ट माय वर्क डे, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज, मेरा वो जर्नल सामने नोटबुक पड़ी होती है, एंड आई नीड टू सिट डाउन, put a timer of 10 minutes and do. आप emails check नहीं कर सकते जब तक आप ये काम करेंगे। So I have a lot of conditional kind of things for myself कि you do this and then do this and then do this. दूसरी चीज ये है कि उसको आपने अपने, अगर आप कैलेंडर में ब्लॉक नहीं करेंगे चीजें, वो नहीं होंगी। मुझे अपने 15 साल के करियर में समझ आया कि everything needs to go on your calendar. If it's not on your calendar, then it's not never going to get done. ये वाली चीज है। Then you can also start really small. 10 मिनट की जर्नलिंग या 10 मिनट की मेडिटेशन is a big thing, right? Just doing something as small as writing 2 lines, how are you feeling today? You know, check in with your body. How is your body feeling today? Do you have pain anywhere? Do you feel discomfort? Just 2 minutes. And you start from there and you go from उससे आप जाते हैं। मैंने जो जर्नलिंग की जो हैबिट थी वो मेरी पहले इस तरह की थी कि अगर मैं कहीं फंस जाती थी, in the sense कि there is a problem that I need to solve, then I will write, but I wouldn't do it every single day. लेकिन पिछले जो है वो इस साल के अंदर, पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर आई रियलाइज कि इट रियली इम्प्रूव्स द वे दैट आई डू थिंग्स, एंड फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको, इसलिए जनरली मैं मॉर्निंग पेजेस नहीं करती बिकॉज वो 20 मिनट है, 20 मिनट बहुत ज्यादा है। सो आई वुड जस्ट डू लाइक अ कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स फॉर द डे एंड देन मूव ऑन। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप जैसे if you want to add reading to your routine habit or make a habit of reading, you can this is something that I do, that I need to make sure that I read half an hour before I go to bed. So आधा घंटा किताब पढ़ के फिर आप सोने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह से करते देखा है कि every time they would pick up a cup of tea, they would pick up a book. ऐसे ही। So आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। और रीडिंग के मामले में मेरा ओपिनियन थोड़ा सा जनरल लोगों से डिफरेंट है। रीडिंग इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग, इट्स ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट। यस। सो आपको जो भी पसंद है आप पढ़ें, आप वो पढ़ें, ठीक है? कुछ भी आपको उर्दू पसंद है, अच्छा, उसमें मेरा मानना ये, आपकी बात बिल्कुल सही है इंटरेस्टिंग के बारे में आप जो कह रही हैं, क्योंकि रीडिंग ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन हो सकता है आपके लिए, राइट? तो वो उसमें ये कि आप डीप फोकस के अंदर कोई चीज जो है ना वो आप, तो मैं अभी जैसे, अच्छा, इसमें जो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, उसमें ज्यादातर जो हमारी बात हो रही है वो सेल्फ केयर से बात हो रही है, या फिर हम अपने साथ रिश्ते की बात हो रही है, कि ये सब चीजें वो हैं जो कि आपको अपने आप को जानने में जो है ना वो सब चीजें करती हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता। अब जैसे कि आपने बोला कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान चल रहा होता है और उसके अंदर चीजें चल रही होती हैं, तो वो जब उन दोनों के दरमियान में फासला बढ़ता है तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप करता है। इसके थ्रू होता ही है कि हम रोज की बुनियाद पर देख रहे होते हैं कि अच्छा मैं ये ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि अभी मैं रिसेंटली एक चीज के ऊपर कर रहा था, अच्छा, मेरे ना कुछ पर्सनली मैं कुछ चीज़ों पे सोच रहा होता हूँ, मैं अपनी थ्योरीज बना रहा होता हूँ कि दिमाग के अंदर इस तरह की है ना। तो अब मैं थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो एक किताब पढ़ रहा था, और मेरी आदत होती है कि मैं बिल्कुल खामोश जगह के ऊपर जो है ना वो पढूं।
तो अब मुझे फील हुआ कि आप कभी कभार कोई भी चीज बहुत फोकस से कर रहे होते हो तो और कोई आवाज भी लगा दे आपको तो एकदम आप हिल जाते हो, सही ना। तो मैं इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा ये क्या होता है, क्योंकि कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप कोई चीज बहुत फोकस के साथ करो तो आप अपनी बॉडी मतलब पूरी तरीके से जो है ना वो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हो और शायद आपकी कॉन्शियसनेस आपके इन्वायरमेंट से खत्म हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, स्टेट ऑफ फ्लो। तो उसका यस स्टेट ऑफ फ्लो, तो उसके अंदर और उसका जो मजा है वो एक अलग ही मजा है। दूसरी चीज अगर मैं हैबिट के ऊपर बात करूं तो मैंने बड़ी कोशिश करी डिफरेंट हैबिट्स डेवलप करने की और वो सब चीजें। तो अब मुझे एक बड़ी प्यारी चीज मिल गई, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि बिजनेस कोच को मैंने रखा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि अपने जो इंटरनल कमिटमेंट्स हैं अगर वो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स में आप किसी तरह भी कन्वर्ट कर देते हो तो वो काफी हद तक ये चीज कोशिश होती है कि वो चीज हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है ना वो आप बना लें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आप बना लेते हैं तो फिर उसके अंदर आप कोई पेनल्टी रख दें। अब हमने जो है ना वो आपको मैंने बताया, तो हमने नमाज के लिए 500 की पर डे की एक नमाज की 500 की पेनल्टी है। अच्छा, वो शुरू के अंदर जो है ना वो इंसान जब बिल्कुल डीमोटिवेशन के लेवल पे भी होता है ना तब भी उसको जब ये दिखता है ना कि यार 500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे तो वो करता है। तो मेरे लिए ये चीज वर्क करी और इस तरह मैं कहूंगा कि हर इंसान के लिए अपनी अपनी चीजें हैं और वो पता ही तब लगती है जब वो अपने आप को जानता है कि यार मेरे लिए क्या चीज वर्क कर रही है, मेरे लिए क्या चीज वर्क नहीं कर रही। अब जैसे कि पोमोडोरो हो जाए, मेरे लिए वर्क नहीं कर पाती उस तरह ना, लेकिन ये है कि कोई और चीज मेरे लिए वर्क कर रही है, लेकिन आपने स्ट्रगल करते रहना है, सोचते रहना है कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके अंदर अगर मैं हैबिट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। कोई कहता है कि 21 दिन के लिए कर लो, कोई कहता है 30 डेज के लिए कर लो। तो अगर मैं आपको उससे पूछूं कि अगर कोई भी आपको हैबिट अभी आपने सोचा किसी चीज के बारे में और आपने अडॉप्ट करनी है तो आपका क्या प्लान आउट होता है, किस तरह आप उसको अपने डे में ऐड करती हैं और किस तरह उसको करती हैं? जो हैबिट फॉर्मिंग वाली चीज है, इन माय केस 21 दिन 20 दिन डजंट वर्क। जनरली मेरा तरीका ये होता है कि इफ आई वांट टू बिल्ड अ हैबिट आई एम गोइंग टू पिक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट फॉर अ क्वार्टर। अच्छा। और आप किसी भी चीज को ये नहीं बोलते कि मैं ये करूंगा, आप एक्सपेरिमेंट, यू पुट इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट कि आई विल सी कि इफ इट वर्क्स और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया जर्नलिंग को मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट लिया कि मैं डेली करूंगा एंड इट रियली वर्क। बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी काम नहीं करती। सो जैसे मैंने मॉर्निंग पेजेस का बताया, मैंने उसको पिछले साल भी ट्राई किया, उससे पिछले साल भी ट्राई किया, लेकिन वो 20 मिनट्स का टाइम मुझे इतना ज्यादा लगता था कि मेरे तो दिमाग में इतनी चीजें चल भी रही, मैं क्या लिखूंगी। तो वो इट बिकेम डिफिकल्ट। So you pick it up as an experiment. In my case, I will stack it with other things. जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा मैं सुबह जब मैं अपने I work from home, so I will go to my office वाला कमरा, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया है, स्क्रीन्स ऑन की हैं, and the first thing I'm going to do is I'm going to sit down and do like 3 prompts की journaling and then move on with my day. इसी तरह बहुत सारी और चीजें हैं जो मैंने उसके साथ स्टैक की हैं कि इस ये काम होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा. It becomes easier. I put everything in my calendar in Asana because again out of sight out of mind. अगर नहीं डला हुआ मैं completely भूल जाऊंगी उसको. तो वो ये वाली चीजें हैं. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज हर शख्स के लिए काम नहीं करती, तो आपने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट लेके चलना. मेरे केस में जो है वो नमाज का जो अलार्म है वो मेरे मियाँ हैं. सही है. बिकॉज वो उठते उठते जाते जाते बोलते जाएंगे, या वो उनको देख के कि अच्छा वो नमाज के जा रहे थे, यू नो यू गेट अप. सो मुझे पता है कि मुझे इन चीजों की इन काइंड ऑफ नजेस की जरूरत है, राइट. तो आप अपनी नजेस खुद सेट कर लेते हैं जिंदगी के अंदर. तो मैंने बहुत सारी इस तरह की नजेस सेट की गई कि अच्छा भाई कैलेंडर पे अलर्ट आ जाएगा, असाना का अलर्ट आ जाएगा, कोई और चीज आपने सेट कर ली टू मेक श्योर कि इट रिमाइंड्स यू. और अपने आप को ओवरवेलम भी नहीं करना. सो फॉर एग्जांपल आप जर्नलिंग, मेडिटेशन, सारी चीजें एक साथ काम कैसे काम कब करेंगे, राइट. काम कब करेंगे. तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप ये भी देखें, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, आप 8 घंटे भी पूरे प्रोडक्टिव नहीं होते जनरली. सो आपको ये देखना है कि कितना टाइम, कौन सी चीज आप ट्राई कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए कर सकते हैं. तो अगर आप बोलें कि मैं 2 घंटे जिम भी जाऊंगा और मैं आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा और फिर मैं आधा घंटा जर्नलिंग करूंगा, तो पूरा दिन आपका उसमें निकल जाएगा एंड देयर इज गोइंग टू बी नथिंग एल्स दैट यू डू. सो आप छोटी smaller things, smaller iterations के अंदर, and then you see if it works or not. So take it like an experiment. If it doesn't work, you just leave it and move on to something else.
अच्छा, अब मेरी कोशिश होगी, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली वर्कआउट किया है पाकिस्तान की फीमेल्स के साथ और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर, तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर लड़कियों के साथ? और बहुत ज़्यादा जो जैसे कंप्यूटर साइंस किसी ने पढ़ ली है और टेक के अंदर है, लेकिन शादी के बाद वो जो है ना वो जॉब या उस तरह सर्व नहीं कर पा रही होती, तो आपको क्या लगता है इन सब की क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम उसको भी डिस्कस कर लें आज के? देखिए, मुझे जब कोई बोलता है ना कि आप का करियर बड़ा स्टेलर है और आप बड़ी सक्सेसफुल हैं, तो मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ बिकॉज मेरे साथ एक सपोर्टिव फैमिली है। Yes. कोई भी बगैर फैमिली के सपोर्ट के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बिकॉज हमारा जो बहुत बड़ा डोमेन है वो हमारा घर है। मर्दों के लिए उस तरह की घर के साथ उनकी एंगेजमेंट नहीं होती, खवातीन की ज्यादा होती है। तो यू नीड टू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स एंड सपोर्टिव हस्बैंड एंड इन लॉज एंड सिबलिंग्स, जो भी हैं आपके आसपास लोग। तो हमारे यहाँ जो खवातीन लैक करती है ना, वो ये सपोर्ट है फैमिली की, क्योंकि फैमिली जो है वो चलती है ऑन देयर पीयर्स, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उस पे। तो इंस्टेड ऑफ, अगर मैं अपनी बात करूं, आप ये सोचें, मैं बहुत सारा काम करती हूँ, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे साइडलाइन कर देते उस टाइम पे, तो वो आप कैसे इम्पैक्ट? तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, राइट? लेकिन उन्होंने वो सपोर्ट प्रोवाइड की। अगर मैं आई गॉट मैरिड 6 years ago, अगर मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि बैठ जाओ घर में, तो छोड़ो क्या कर रही हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है ना, और तुम कर भी काम वॉलंटियर में रही हो, मतलब तो पैसे भी नहीं मिल रहे, तो क्या फायदा है, बैठ जाओ। तो वो नहीं था ना। तो मतलब, एंड आई थिंक आफ्टर गेटिंग मैरिड माय करियर वेंट अप अ नॉच, एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट इन दैट टाइम आल्सो, बिकॉज पेरेंट्स मेरे थोड़े से फिर भी वो ट्रैवल के मामले में जरा घबराते थे। माय हस्बैंड इज लाइक, यू नो, जहां जाने जाओ, जस्ट मेक श्योर यू आर सेफ, जहां जाने जाओ। सो वो वाली चीज है कि आपको वो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, हमारे यहाँ वो सपोर्ट नहीं है। दूसरा ये है कि खवातीन को यही स्टीरियोटाइप हम करते हैं कि आप केपेबल नहीं है। स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर आप किसी बच्चे को ये कहते रहेंगे ना कि यू आर स्टूपिड, तो वो अपने आप को इंटरलाइज करेगा। तो जब आप किसी लड़की को बोलते हैं कि आप टेक्निकल नहीं हैं, आप टेक्निकल काम नहीं कर सकती, आप घर से बाहर काम नहीं कर सकती, आप ऑफिस का बर्डन नहीं उठा सकती, आप घर और फैमिली दोनों चीजें साथ नहीं चला सकती, जब आप ये करते तो वो इसको इंटरनलाइज करें। ऐसे ही है। एंड देन जो तीसरी चीज है वो ये है कि डायरेक्शन है। तो आपने जैसे कहा कि यू हायर्ड अ कोच, आई हैव डन दैट टू फॉर माई सेल्फ। मैंने आपको बताया आई गो टू थेरेपी एवरी सिंगल मंथ। सो वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, सही है। तो वो जो लड़कियां हैं या खवातीन हैं, वो फिर ये कर रही होती हैं, वो घर में होती हैं और वो अपना टाइम जाया कर रही है, या वो ये सोचती रहती हैं कि बस कोई शॉर्टकट मिल जाए और पैसे मिल जाएं, या हम घर वाले अचानक से बदल जाएं। डजंट वर्क दैट वे। तो एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस हैं, स्मॉलर स्टेप्स हैं, एंड देन यू गो फ्रॉम देयर। तो फैमिली की सपोर्ट होना, फैमिली का ये अंडरस्टैंड करना कि एक लड़की है, लड़का है, डजंट मैटर, वो दोनों बच्चे हैं, दोनों डिजर्व करते हैं एजुकेशन, दोनों डिजर्व करते हैं काम की अपॉर्चुनिटीज, दोनों डिजर्व करते हैं कि उनके अपने पैसे हों, वो वेल्थ बिल्ड कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जब से ये फ्रीलांसिंग और टेक जैसे आया तो बहुत आसान हो गया है। वैसे भी हम पुराने उसमें देखें, जो फीमेल्स होती थी वो घर के ड्रामाज और ये सब चीजें और ये सब, तो मुझे लगता है कि उस टाइम को भी अगर यूटिलाइज करें, आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी फ्रीलांसिंग करके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो इसकी भी मुझे लगता है कि अगर ये भी अगर लोगों तक, जैसे आप काम कर रही हैं, कि ये अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंच जाती है फीमेल्स तक, तो आराम से घर बैठ के जो है ना वो काम 4-5 घंटे में, आपको पता है कोई भी ऐसा काम जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड हो या फिर इस तरीके का हो, तो वो हो सकता है। तो फीमेल्स के लिए कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं टेक के अंदर या शॉर्ट कोर्सेज के अंदर 6 month के, 1 साल के, कि वो किन स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हैं, फील्ड्स में काम कर सकती हैं? इसमें देखिए एक और एंगल ये भी है कि हमारे पास खवातीन बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में होती हैं, वो पढ़ाई करती हैं, जैसे ही पढ़ाई करके निकलती हैं शादी हो जाती है, फिर जाहिर है वो करियर वाला टाइम और फैमिली रेज करने का टाइम कोलाइड करता है। अब जैसे मेरे साथ जिन्होंने ग्रेजुएट किया, वो अब 10 साल के बाद, 12 साल के बाद दे वांट टू कम बैक, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मगर उन्होंने अपने आप को इन टच नहीं रखा। सही है। अब 15 साल पहले जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और अब जो दुनिया में हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग अलग, राइट? तो वो उनके लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल है। तो every time somebody says to me कि मैं करियर ब्रेक पे जाना पड़ता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आप जा रहे हैं तो हम उनसे ये बोलते हैं कि भाई रोड मैप बना के जाओ,
कि मैं 2 साल के लिए जा रही हूँ, 4 साल के लिए जा रही हूँ, 5 साल के लिए जा रही हूँ, ये मेरा रोड मैप है, इसके बीच में मैंने ये लर्न करना है और वापस मैंने ऐसे आना है। तो अब छोड़ना नहीं है, यस, ठीक है ना, पढ़ाई को या स्किलिंग किसी भी आपको चीज छोड़ना को। नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हम कोड गर्ल्स के अंदर जो मेरा प्रोग्राम है उसमें हम खवातीन को कोडिंग सिखाते हैं। तो वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर तकरीबन 9 से 10 महीने लगते हैं फॉर अ गर्ल टू लर्न हाउ टू कोड एंड देन लुक फॉर जॉब्स। सही है। तो 1 साल इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्किल अप एंड देन स्टार्ट वर्किंग। आप एज अगर अगेन आप इंजीनियर नहीं बन सकते लेकिन आप डेवलपर बन सकते हैं या कोडर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं। सो आप वो कर सकते हैं। डिजाइन के अंदर बहुत सारा काम है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। आपके पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम है, देन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम है। और डिजिटल मार्केटिंग में उस तरह का काम नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी का काम है, डिजाइन का काम है, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस का काम है, एनालिटिक्स का काम है, एड बाइंग का काम है, ये सारा काम। तो तकरीबन 1 साल का टाइम आपको लगेगा टू गेट बैक टू टू अ करियर एंड टू वर्क। रिमोट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान से बाहर ज्यादा है। और आप जो है वो पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज अब हाइब्रिड मोड में काम करती हैं। सो आप 2 दिन 3 दिन ऑफिस जाएंगे, बाकी दिन आप घर से काम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन ये कि स्किलिंग अप में वो कितना टाइम लगाती हैं, कितना सीरियस हैं। बिकॉज कोड गर्ल्स में हमारे पास, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1300-1400 लड़कियां ग्रेजुएट हुई हैं, उनमें से 400 के अराउंड एम्प्लॉयड है, बाकी नहीं है। तो वो बाकी नहीं है इस वजह से क्योंकि उनमें से बहुत सारी लड़कियां, हम ग्रेजुएट्स काउंट करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां मल्टीपल टाइम ग्रेजुएट करती हैं। तो समझे आपकी आधी लड़कियां होंगी, 700-800 ग्रेजुएट्स होंगे जिन्होंने 1400 टाइम्स ग्रेजुएट किया है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। सो वो जो उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो आती हैं बट दे गेट इंटिमिडेटेड बाय थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द वर्क प्लेस। अच्छा। या उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि नहीं करना काम, या उनके बच्चे छोटे हैं वो नहीं कर सकती उस टाइम पे। तो वो नंबर कन्वर्जन का इतना बड़ा नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने 100 लड़कियां पढ़ाई और मुझसे 90 एम्प्लॉय लोग ऐसे। तो ये वाली चीज है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर समबडी हु रियली वांट्स टू स्किल अप एंड स्टार्ट वर्क। अच्छा, अगर कोड गर्ल के ऊपर कोई भी लड़की अगर अभी रजिस्टर करना चाहती है और तो उसका क्या प्रोसेस है? सो कोड गर्ल्स में हमारे पास कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। आप 18 इयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिक आप इंटर हैं तो आप बेसिक अंग्रेजी समझते हैं, पढ़ सकते हैं, और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। यानी आपको कंप्यूटर टर्न ऑन करना आना चाहिए, फोल्डर बना ले, फाइल बना ले, इतना आपको आना चाहिए। हमारी जो कराची में एक लोकेशन है, कैंपस है, एक स्कर्दू में है, केप टाउन में है। इट्स 100% फ्री। What we want from you is your commitment. कि आप जो पहला फेज है हमारा वो 4-4.5 महीने का है। सो 4-4.5 महीने, हफ्ते में 3 दिन आपसे पढ़ने आना है, असाइनमेंट्स पूरे करने हैं और पढ़ाई करनी है। जब वो फेज 1 से ग्रेजुएट, अच्छा, वो फिजिकली होता है? फिजिकली होता है, सही है। क्योंकि कोडिंग जो है वो ऑनलाइन सिखाना खवातीन को मुश्किल है। क्योंकि जब वो घर में कंप्यूटर पे बैठती हैं तो बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। और इसमें हर कैटेगरी के हो सकता है, कोई लड़की ऐसी हो ना जो कि यूट्यूब या फिर इन सब चीजों को जानती हो, टेक्नोलॉजी को पहले से, तो शायद उसके लिए आसान हो। लेकिन आप जैसे बात करेंगे तो हर तरीके की जो है ना वो लोग होते हैं। और मैं आपको मिनिमम 18 बता रही हूँ एज, जो मैक्सिमम हम जनरली तो कहते हैं कि 35, लेकिन हमारे पास 40s में भी खवातीन आती हैं। तो उनके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो और उनको उस माहौल से निकाल के भी लाना होता है। जो घर का माहौल है उससे निकाल के जब वो कैंपस आती है ना, तो वो फिर पढ़ाई का माहौल होता है। वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, घर वाले नहीं होते, सारी चीजें नहीं होती। तो और उनको फिर दोस्तें भी मिलती हैं, वहाँ ट्राइब एक मिल जाता है। सो वो है फेज 1 से। वो पहला फेज हमारा जो है बेसिक इंट्रो फेज है, उससे निकल के वो फेज 2 में जाती हैं। फेज 2 में फिर वो एडवांस स्किल्स सीखती हैं। वो भी 4.5 महीने 5 महीने का प्रोग्राम है। एंड देन फिर दे आर एम्प्लॉयमेंट रेडी। सो हमारे पास हमने बहुत सारी पार्टनरशिप्स की हुई हैं, लोकल और ग्लोबल, जो जिनको हम फ्रेंड्स ऑफ कोड गर्ल्स कहते हैं। वो कंपनी जब एंट्री लेवल की हायरिंग करती हैं तो वो पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, और फिर वो हम अपनी जो है वो अलुमनाई से शेयर करते हैं। हम अगर उनकी हेल्प कर सकते हो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने में, किसी और चीजों में, उनके पास एक्सेस होता है मेंटोर्स का, सब लोगों का, तो वो फिर वहां से फिर एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। तो अभी जो हमारी 6 साल हो गए हैं कोड गर्ल्स को चलते हुए, जुलाई में 6 इयर्स हुए हैं। जो हमारे पहले बैचेस की ग्रेजुएट लड़कियां हैं अब वो मैनेजर्स हो गई हैं कंपनीज में। एंड वी कैन सी के मतलब ट्रेजेक्टरी बहुत ऊपर है उनकी। और
इनकम का भी मैं आपको बता दूं कि जो खवातीन हमारे पास आती हैं, जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है वो 50,000 रुपए पर मंथ है, विच इज लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली। लेकिन जो पहली जब उनकी जॉब लगती है टेक में तो वो 50,000 की लगती है। सही है। और फिर उसके बाद मैं मतलब आपको ऑन एवरेज बता रही हूँ। तो अब फिर दे गो फ्रॉम देयर, और अगर वो किसी रिमोट कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाती है तो जो डॉलर में पैसे मिलते हैं तो वो उससे भी ज्यादा होते हैं। ऐसे है। तो वो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर। और फैमिली का पूरा मतलब जो हम कोडगर्ल्स में जब लड़कियां बताती हैं अच्छा भाई ये हो रहा है, तो मैं और जो मेरी फाउंडर है, मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है शमीम, हम दोनों यही कहते हैं कि यार हम जब इनकी ये स्टोरी सुनते हैं ना कि हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमने घर बुक करा लिया, हम अच्छी जगह रहने चले गए, हम जो है उम्र पे चले गए, हज पे चले गए, जो भी मतलब वो स्टोरीज आपको पता लगता है कि वो कितना बड़ा चेंज है ये उनकी लाइफ में। एंड वो खातून जिसकी कोई बात भी नहीं सुन रहा था, अब वो जो है वो उस डिसीजन मेकिंग टेबल के ऊपर मौजूद है। और वो एक जब बच्चे भी देखते हैं ना अपनी अम्मा को कि वो इतनी स्ट्रांग है, वो काम करती हैं, वो उनके इतने सारे कोवर्कर्स हैं, वो सबको बता रही हैं कि ऐसे काम करना है, तो बच्चे भी जो है वो उनके अंदर भी ये सेंस आता है, दे फील अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी खवातीन आती हैं जो ये बोलती हैं कि मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे काम नहीं करना। हम उनसे बोलते हैं क्यों नहीं करना? तो कहते हैं बस काम नहीं करना, मुझे इसलिए सीखनी है बिकॉज मैं ये बता सकूं अपने बच्चों को कि मैं भी सीख सकती हूँ। और जब वो ये बोलती है ना तो हम उनसे कहते हैं ठीक है, इवन तो हमारा मकसद ये है कि वो काम करे, लेकिन ये भी ठीक है। इफ दे फील कॉन्फिडेंट इनफ एंड इफ दे फील कि दिस इज गोइंग टू चेंज थिंग्स फॉर देम, देन व्हाई नॉट। अच्छा, जैसे आपने बोला कि 35 के बाद भी आती हैं, 40 पे भी जो है ना वो आती हैं फीमेल्स। मुझे ये बताएं कि उसके पीछे क्या रीजन होता है कि 35 साल में किसी को ये शौक आना कि मैं ये कर लूं, तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या वजूहात ज्यादातर बैक एंड पे होती हैं? एक रीजन तो उसका इकोनॉमी है, जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के और दुनिया के, वो एक मसला है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड के मसले हैं। दूसरा ये है कि खवातीन जो है, जब जनरली होता है कि 18 से 22-25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उनको ख्याल आता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए। एंड देन जैसे अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से बात करूं, जब मैं ग्रेजुएट मैंने किया है तो बहुत सारी, मैं कोई टॉप परफॉर्मर नहीं थी, मेरी बहुत अच्छी CGPA थी, लेकिन मैं टॉप परफॉर्मर नहीं थी अपनी यूनिवर्सिटी की। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो मुझसे बहुत आगे थी पढ़ाई में, बहुत स्मार्ट थी, लेकिन घर वालों ने फौरन शादियां कर दी। दे आर सिटिंग एट होम नाउ, दे वांट टू कम बैक। यस, बिकॉज अब उनको लगता है यार मैंने तो अपनी डिग्री जाया कर दी, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे अब मैं भूल गई हूँ सब, राइट? मुझे तो लगता भी नहीं है कि मैंने कभी पढ़ाई की। मुझे किसी ने, मेरी अपनी क्लास वालों ने बोला कि फाइजा मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि मैं कभी यूनिवर्सिटी भी गई थी, मैंने कभी पढ़ाई भी की थी, बिकॉज मेरा दिन तो इसी में गुजर जाता है। तो ये वो वाला टाइम होता है जब खवातीन को ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि नाउ इज द टाइम टू मेबी स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। एंड यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन व्हेन देयर किड्स आर, जो टीन्स में जाना शुरू होते हैं, तो उनको वो फिर एक्चुअलाइजेशन आना शुरू होती है कि अब टाइम है मेरे लिए फॉर मेकिंग श्योर कि मैं अपने लिए काम करूं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी जो है ना वो लड़की है और कोई भी देख रही हो भी इस टाइम के ऊपर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके पास 1 घंटा है दिन के अंदर, क्योंकि इसमें टाइम कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पास 4 जो है ना वो घंटे हों या 3 घंटे हों पढ़ने के लिए। अगर उनके पास 1 घंटा है और उनके दिल में अभी जो है ना ये शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी काम करूं और फ्रीलांसिंग करूं और जो है ना वो घर से बैठ के काम करूं, तो वो किस तरह अभी उसकी हम रोड मैप बना सकते हैं उसका? अगर लर्निंग करनी है और आपके पास 1 घंटा है तो इट्स गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम इन कैलेंडर डेज, बिकॉज आपको कम से कम भी लर्निंग का माइंडसेट बनाने के लिए और बैठ के पढ़ाई करने के लिए भी आपको 2 से ढाई घंटे चाहिए। ऐसे ही है। वो बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में या फ्रीलांसिंग में या डिजाइन में काम करना चाहती हैं, डिजी स्किल्स का प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स एन उर्दू आल्सो, अच्छे कोर्सेज हैं वहाँ पे। हमारे अगर वो घर से निकल सकती हैं, कोडगर्ल्स आ सकती हैं, वो ये कर सकती हैं। अगर वो कराची से कर दो या केप टाउन में है, कैटरपिलर्स के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम 100% रिमोट होते हैं, लेकिन कैटरपिलर्स फ्री नहीं है, वो सब्सिडाइज है। हमारे पास डोनर्स होते हैं लेकिन सब्सिडी होती है, सो फुल प्राइस पे कोर्स नहीं होते, 1/4 प्राइस पे, 1/3 पे ऐसे होते हैं। तो आप वो टाइम जो है वो अपना लगा सकती हैं अगर आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं करना चाहते और आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं कि मैं खुद पढ़ूंगी सिर्फ, तो उसके लिए आप जो है वो कोर्सेरा है, एडेक्स है, यूडासिटी है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, स्किल शेयर है, आप वहां से स्टार्ट कर सकती हैं।
जो फ्रीलांस का करियर बनाना है ना, उसके अंदर 1 घंटे वाला बंदा काम नहीं कर सकता, बिकॉज काम के लिए हाँ, शुरू में आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम अपवर्क के ऊपर लड़कियों को हेल्प करते हैं ऑन बोर्ड करने में, अपवर्क से हमने पार्टनरशिप भी की हुई है, वो हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं, कैटरपिलर्स में भी, कोडगर्ल्स में भी। तो शुरू में तकरीबन 2-3 हफ्ते तो उनको सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाने में लगते हैं, पोर्टफोलियो बनाने में हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता है कि स्लोली चीजें गैदर करनी है, सैंपल्स बनाने हैं। और फिर फ्रीलांस के अंदर शुरू में एक बहुत बड़ा टाइम है आपका, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट ये करना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, फिर आप अपडेट करते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर जवाब नहीं आ रहा, सो यू कीप ऑन ट्राइंग। तो वो प्रोसेस है एक लंबा। तो लर्निंग के लिए तो 1-2 घंटे अगर आपके पास है दिन में, इट्स गुड इनफ, लेकिन काम के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा, स्पेशली शुरू में। अब जैसे मैं अपनी बात आपको बताऊं तो आई वर्क ऑन अपवर्क, आई स्पेंड 5 to 6 hours a week, दैट्स इट। 6 hours a week मैं आपको बता रही हूँ, तो इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाती, लेकिन मुझे बहुत साल हो गए टाइम, और मेरे वही क्लाइंट्स चल रहे हैं, वही सेम चीजें हैं। मुझे पता है कि मुझे 2 कॉल्स पे इधर जाना है, 1 कॉल्स पे जाना है, एक चीज रिव्यू करनी है, देन माय वीक इज ओवर। तो ये वाली चीज है। सही है। अच्छा, अब जैसे कि आप अगर इसको डिफरेंट डोमेन्स के अंदर बता दें, जैसे कि क्रिप्टो चेक्स आपका एक वो जो है ना, और कैटरपिलर जो आप कह रही हैं, ये दोनों अलग अलग डोमेन्स में क्या क्या काम करते हैं, किसका किस चीज पे फोकस है? सो विमेन इन टेक तो मैंने आपको बता दिया, कम्युनिटी है, कोड गर्ल्स कोडिंग का बूट कैंप है। कैटरपिलर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और करियर के एक्सेलरेटर्स रन करता है। हम 100% रिमोट प्रोग्राम्स रन करते हैं, और वो ब्लेंडेड प्रोग्राम्स होते हैं। आधा प्रोग्राम यानी कि रिकॉर्डेड होता है, यानी ऑन आवर LMS अकेडमी होता है, आधा प्रोग्राम लाइव होता है। और वो लाइव और वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि खवातीन अपने टाइम में भी कर सकें, जैसे और उसके बाद फिर वो एक कम्युनिटी में बैठ के, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़े, मगर वो ऑनलाइन होती है। कैटरपिलर्स का जो सबसे जो काइंड ऑफ फेमस प्रोग्राम है वो हमारा फ्रीलांस का एक्सेलरेटर है। सही है। अभी हमने दोबारा उसका 6th कोहर्ट लॉन्च किया है। वो प्रोग्राम ये करता है कि अगर आपके पास कोई बेसिक स्किल्स है, मतलब आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा डिजाइन कर सकती हैं, स्किल आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करूं, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, प्रोफाइल कैसे बनाऊं, प्रपोजल कैसे लिखूं, कितने पैसे चार्ज करूं, देन दैट प्रोग्राम इज फॉर यू। सही है। कैटरपिलर्स के अंदर जो अभी हमने एक बड़ा, जिस प्रोग्राम पे मुझे बड़ा फख्र है, उसका नाम था स्किल्स टू इनकम। हमने 50 खवातीन ली सिंध और बलूचिस्तान के फ्लड अफेक्टेड एरियाज की, छोटे शहरों से बड़े शहरों से, हर तरह की खवातीन थी। एंड देन उन्होंने 8 हफ्ते एक डिजिटल स्किल सीखी, एंड देन 12 हफ्ते उन्होंने फ्रीलांस एक्सेलरेटर सीखा, एंड देन अब वो ग्रेजुएट हुई हैं। तो उनमें जो हमारी एक ग्रेजुएट है उसकी अभी $1500 पर मंथ की जॉब लगी है। एंड देन बाकी जो 5 हैं उनकी हमने इंटर्नशिप्स कुछ 5 लोगों की लगाई हैं, बाकी कुछ हैं जो पार्ट टाइम रोल्स पे गई हैं। इंटर्नशिप्स तो हमारे प्रोग्राम का पार्ट था कि हमें टॉप 5 लड़कियों की इंटर्नशिप्स लगानी है, स्टाइपेंड भी हम दे रहे हैं उनको, कोई भी कंपनी हायर कर ले, वो तो हो गई। लेकिन अब हायरिंग शुरू हुई है कि अब वो लड़कियां हायर हो रही हैं। सो वो जो चेंज है ना ऑफ द डायनामिक ऑफ द फैमिली एंड द कॉन्फिडेंस का जो डिफरेंस आपको नजर आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो चिक्स जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स बेस्ड इन कनाडा, और हम उसके, मैं और मेरे साथ जो कोड गर्ल्स मेरी को फाउंडर है शमीम, हम दोनों उसके पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। वो ये करते हैं कि उनके पास AI के और ब्लॉकचेन के कोर्सेज होते हैं। और हम वो कोर्सेज, वो पेड कोर्सेज हैं, महंगे कोर्सेज हैं, हम वो फ्री लेकर आते हैं पाकिस्तान। सही है। मतलब वी निगोशिएट विद देम कि यार हमें पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं है, और नहीं है पैसे, बहुत महंगे कोर्सेज हैं। हम वो या तो वो बिल्कुल सब्सिडाइज एक्सेस में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर $5000 का कोर्स है तो 20,000 का होगा, ठीक है, इस तरह का कोर्स होगा। कभी कभी तो 5,000 का भी कोर्स होता है, कभी कभी बिल्कुल फ्री भी होता है। सो डिपेंड्स ऑन कि हमारी क्या कॉन्वर्सेशंस है, वो क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एंड देन वी ब्रिंग देम टू पाकिस्तान। तो ये उन खवातीन के लिए है, या हम क्रिप्टो चिक्स, खैर हम लड़कों के लिए भी यहाँ पे ओपन रख देते हैं, बिकॉज लड़कों के पास भी एक्सेस है। तो क्रिप्टो चिक्स में लड़कियां लड़के पाकिस्तान में दोनों हम इनरोल करते हैं उसके अंदर, और हम उनको इनरोल करते हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, क्योंकि ब्लॉकचेन और AI के लिए जरूरी है वो चीज, नेक्स्ट स्टेप है जी। सही है। अच्छा, जैसे कि आपने बात करी पर्सनल ग्रूमिंग की, तो लड़कियों में पर्सनल ग्रूमिंग की भी जरूरत होती है ना, तो उसके लिए आपको लगता है क्या क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर भी? क्योंकि अब आपने फ्लड एरिया से वो लड़कियों को लेके तो आई होंगी, लेकिन साथ में पर्सनल ग्रूमिंग भी कहीं ना कहीं उनकी करी होगी आप लोगों ने, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स नीड होती है? हम जो है हर जो पार्टिसिपेंट था हमारे कैटरपिलर्स के हर प्रोग्राम में,
हर पार्टिसिपेंट को हम एक कोच असाइन करते हैं। जैसे आपने कोच हायर किया, हम उनको फ्री में कोच देते हैं और वो पूरा टाइम प्रोग्राम के उस कोच के साथ इन टच होते हैं और उनकी वीकली कॉल्स होती हैं। सही है। उसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वो जो खातून है उनकी एक नीड्स असेसमेंट हम शुरू में करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कॉल पे आई, वो बताएगी मुझे कॉन्फिडेंस का मसला है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, मैं ईमेल नहीं लिख सकती, यू नो कुड बी एनीथिंग, मैं जो है वो जूम पे वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग बाय द वे। सो अब वहां से वो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है कोच के साथ कि अच्छा व्हाई, इसके पीछे रीजन क्या है। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ टाइम्स कि उसने इंटरनलाइज की हुई है कोई चीज, एंड देन आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। के पहले दिन मैं और शमीम अक्सर मजाक में ये कहते हैं, और मैं हेरा के साथ जो कैटरपिलर से मेरी को फाउंडर है, हम मजाक करते हैं कि पहले दिन जब ये खवातीन आती हैं बिल्कुल खामोश, और आखिरी जो उनका ग्रेजुएशन का दिन होता है ना, उस दिन हमें उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि प्लीज चुप हो जाए, बिकॉज they come out of their shells, right? So something as basic as them again knowing yourself, who you are, what you want to do, why you want to do it, understanding your purpose, and then identifying कि मेरे ये areas हैं जहाँ पे मुझे improvement required है, and then वो commitment to do that. So अगर आपके कोच ने अगर आपसे कहा है या मेरे कोच ने मुझे बोला कि फायजा आपने ये करना है और मैंने वो नहीं किया, तो फिर उसके लिए nothing can change. So if the commitment is there, so you will see a difference. जो सबसे मेन चीजें जो हम उनको सिखाते हैं उसके अंदर एक है critical thinking, which is extremely important. The second thing is decision making skills, कि आप decision किस बेस पे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ decision making का एक general idea ये है कि खवातीन जज्बाती होती हैं और वो emotions के ऊपर decision लेती हैं। तो एक तो ये कि this is a stereotype, but stereotypes are also kind of true in a lot of ways. तो आप उनको सिखाया नहीं है ना। एक लड़का घर से बाहर जा रहा है, दोस्तों में बैठ रहा है, लोगों में बैठ रहा है, एक लड़की है जो घर में ही बैठी है, उसकी वही दुनिया है, तो आप उसको कैसे उससे निकालेंगे, राइट, उस आइडिया से निकालेंगे। तो हम वो कॉन्वर्सेशंस उनके साथ करते हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं। अच्छा भाई स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम इस डिसीजन का, ठीक है, समथिंग एज सिंपल एज दैट। अच्छा हम जो है वो इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रही हूँ, आपने जर्नलिंग करके लानी है, सही है। हर प्रोग्राम के अंदर हम उनको, जब वो प्रोग्राम में आते हैं कैटरपिलर्स में, हम उनको एक वेलकम पैक देते हैं जिसमें उनको 2 घंटे बैठ के सिर्फ अपने बारे में लिखना होता है, और वो बहुत मुश्किल काम है। वो वापस आते हैं हमारे पास कि ये मैं क्या लिखूं, मुझे तो नहीं पता, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपना रोड मैप बना लो जिंदगी का, किस चीज में कॉन्फिडेंट फील करती हो, किस चीज में ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, एंड देन द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो अगर मैं अपने आप को नहीं जानती, देन द कोच कैन डू नथिंग। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी, क्योंकि ये काम आपके पास ऐसी चीजें होंगी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी या आपको जहाँ पे हुआ हो कि यार ये देखो कितना अच्छा हो गया, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कोई ऐसी कहानी कोई। हमारे एक आई थिंक एक कोड गर्ल्स की ग्रेजुएट थी, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। शी वॉज अ हाउसवाइफ, BA IMA कुछ ऐसे किया हुआ था। वो कोड गर्ल्स में आई, उसने पढ़ाई की, एंड देन आई थिंक उसने 2 जो हमारे बेसिक और एडवांस कंप्लीट किए फेजेस, एंड देन उसकी वहीं जॉब लगवा दी हमने ना, रिमोट काम था, शी वाज हेल्पिंग देम, उनके वो वेब पेजेस वगैरह कनेक्ट कर रही थी। उसके बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है एडटेक की, उसका नाम है क्विक स्टार्ट। उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे पास प्रोग्राम है डेटा साइंस का, उसकी कोई 6 या 7 हज़ार डॉलर पर क्वार्टर की सीट है, अगर आप ये प्रॉमिस करें कि आपकी लड़कियां ये प्रोग्राम पूरा करेंगी तो हम वो फ्री में दे देंगे। सो हमने ये किया कि हमने स्पॉन्सर ढूंढा, हमने एक लोकल वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ढूंढा, आई बिकेम द लीड ऑफ द प्रोग्राम, एंड देन हमने 6 लड़कियां हैंड पिक की, और हम वो लड़कियां जो है वो डेटा साइंस के प्रोग्राम में चली गई। ये जो बच्ची थी, ये लड़की जो थी, एंड आई थिंक शी इज ऑफ माई एज और ओल्डर देन मी। सो उसने जो है वो उस प्रोग्राम में चली गई, वहां से उसने ग्रेजुएट किया, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज उसको ट्रेनर ने हायर कर लिया अपनी कंपनी में। सो वो BA किया हुआ है, एंड शी इज वर्किंग विद PhDs जो कि डेटा साइंटिस्ट है। एंड देन इवेंचुअली वो मेरी जब उससे बात हुई तो उसने बोला कि मैं इम्पैक्ट में काम करना चाहती हूँ, मुझे नहीं बनना डेटा साइंटिस्ट, मुझे जो है वो इम्पैक्ट में काम करना है, मुझे लड़कियों के साथ काम करना है।
तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार इतना अच्छा पैसों वाला काम है, तुम कहाँ हमारी तरह फंस रही हो ना, पैसे ही नहीं है इसके अंदर तो ना। एंड शी सेड नहीं, आई नहीं करना मुझे डेटा साइंस, मुझे वो करना है जो आप कर रहे हैं। वो जो इंटरनल एक डायलॉग होता है ना इंसान के अंदर का, तो वो सब कुछ मिलने के बाद भी जो ना इंसान के अंदर वो डायलॉग होता है, तो वो बिल्कुल। एंड देन शी जॉइंड लाइक अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट, और अब वो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। और वो भी इस तरह लड़कियों के लिए प्रोग्राम्स रन करते हैं, मेंटोरशिप के, टेक्नोलॉजी के। और वो एक मतलब आप सोचें तो आप कहेंगे यार बनी तो नहीं डेटा साइंटिस्ट, छोड़ दिया, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द जर्नी, दैट शी इज ऑन अ जर्नी वेयर शी रियलाइज कि दिस इज the place where I want to be and this is what I want to do. और वो बहुत important है कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है। जब मुझसे लोग पूछते हैं यार इतना टाइम तुम वॉलंटियर करती हो क्यों, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि because you don't understand कि it becomes part of you, who you are as a person, right? तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप you are not true to yourself. तो आपको कैसा फील होता है इस चीज को देखते हुए कि यार किसी के कोई जो है ना इस तरह आया था और बदल गया, तो आपको कैसा फील होता है जब आप इस तरह की कहानियां सुनती हैं? और देखिए ये काम फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है, क्योंकि एक अगर ऐसी कहानी है तो बहुत सारी तो है, 20 ऐसी होंगी जो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये जो कहानियां है ना, ये दे कीप अस गोइंग। मैं 8 साल से विमेन इन टेक चला रही हूँ, 6 साल से कोड गर्ल्स चला रही हूँ, 3 साल से कैटरपिलर्स चला रही हूँ, और मैं मजाक में अपने को फाउंडर्स को कहती हूँ हर क्वार्टर में मैं सोचती हूँ कि बस हो गई। लेकिन फिर जो है वो एक कहानी आती है, एक स्टोरी आती है, एक इम्पैक्ट आइडिया आता है, कोई कॉन्वर्जेशन होती है, देन यू रियलाइज नहीं यार फर्क पड़ रहा है, एक भी जिंदगी बदल रही है, फर्क पड़ रहा है, एक से ज्यादा बदल गई है, राइट? सो इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ माय टाइम एंड एनर्जी टू मेक श्योर के वो, और मैं वो विटनेस कर सकूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ अ पर्सन, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू विटनेस। अच्छा, जब आप इम्पैक्ट के वर्किंग में होते हो, कि जैसे कि आपने बताया कि आपने 1400 लड़कियां पढ़ा दी हैं और 400 एम्प्लॉयड हैं, तो जब आप चाह रहे होते हैं और इतनी मेहनत करते हैं किसी के ऊपर, मैं इसी पे आ रहा था कि तो लेकिन फिर भी जो है ना वो सामने वाले की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है उसके ऊपर। तो उस केस सिनेरियो के अंदर आप अपने आप को किस तरह जो है ना वो मोटिवेट भी रखती हैं और मतलब करती रहती हैं काम? देखिए चेंज जो है ना वो विद इन इंसान के अंदर से आता है। बाहर के फैक्टर्स कुछ हद तक उस पर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जब तक इंसान खुद बदलना नहीं चाहता वो नहीं बदल सकता। सो हम जो है वो मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, हम फ्रस्ट्रेट जरूर होते हैं जब हम ये देखते हैं कि यार इस पे इतनी मेहनत की थी और ये छोड़ के घर में बैठ गई, इसको फैमिली का भी कोई मसला नहीं है, बट ये काम नहीं कर रही, ये नहीं बदलना चाहती अपने आप को, या वो चीजें नहीं बदलती उस तरह से। एंड कुछ केसेस में तो ये होता है कि कोई जेन्युइनली नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, कुछ केसेस में दे जस्ट वुडंट चेंज और वुडंट गेट आउट ऑफ देयर शेल। तो उस सिचुएशन में यही होता है कि वी रिमाइंड आवरसेल्व्स कि यार हम ठेकेदार नहीं, यस, राइट? माय जॉब इज नॉट टू फोर्स देम टू चेंज, माय जॉब इज टू प्रोवाइड देम अ स्पेस वेयर दे कैन गो ऑन दैट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूं कि कोड गर्ल्स की 1400 और विमेन इन टेक की 11,000 और उधर की जो है वो 500 खवातीन सब बदल जाएं, तो नहीं हो सकता। तो आप जो है वो यू जस्ट focus on the people who really want to put an effort into it and then go from there. और ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा अगर ये वाली नियत के साथ अगर बंदा करेगा कि यार ये भी हो, ये भी हो, तो ऐसा ही है। अच्छा, मैं अगर आपसे आखिरी एंडिंग की तरफ हम चलते हैं इसके ऊपर, कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कोई भी फीमेल खातून देख रही हो, तो अगर 2 चीजें हैं, या तो उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि यार ये करना है, और एक है जिनके दिमाग में आइडिया ही नहीं है, वो अपना दिन वैसे ही गुजार रही हैं, तो इन दोनों खवातीनों के लिए आप क्या एडवाइस देंगी? एक अगर उनको पता है कि उनको क्या करना है, तो उनको ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लुक फॉर समथिंग टू स्किल अप, अपना सीवी बनाएं, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं, उस पे काम करें। जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं। सही। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है और आपके पास टाइम है, तो आई थिंक द नेक्स्ट थिंग फॉर यू वुड बी टू सिट डाउन एंड टॉक टू पीपल हु आर इन डिफरेंट फील्ड्स। ये बहुत हेल्प करता है। हम जो है वो विमेन इन टेक में, कोड गर्ल्स में, कैटरपिलर्स में, हम ना डिफरेंट इंडस्ट्री से लोगों को लेके आते हैं टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस। अब कोई खातून है वो फॉर एग्जांपल एग्रो में काम करती हैं,
वो बहुत बड़ी कंपनी बहुत है, राइट। बढ़िया। कोई खातून है जो HR में काम करती है, कोई खातून है जो किसी और जगह काम करती है, हम उनको बुलाते हैं एंड देन हम उनको उन लड़कियों के साथ बिठाते हैं और उनको बोलते हैं अब आप इनसे पूछें क्या करती हैं, इनसे काम पूछें, ठीक है, गेट टू नो इनकी इंडस्ट्री, इनकी फील्ड एंड एवरीथिंग। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो आप किसी से बात करें ताकि आपको पता लगे कि उसमें होता क्या है, एंड देन यू गो फ्रॉम देयर। फिर अपने आप को भी एक्सप्लोर करें, मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि यार मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मुझे डिजाइन करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर मार्केटिंग का, सेल्स का काम मुझसे नहीं होता, मैं जो है वो लिख सकती हूँ, मैं राइटिंग करूंगी। सो आप और हर करियर के अंदर जो है ना वो ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं। जो बेसिक कोर स्किल्स हैं वो तो सेम है। आपने जो केमिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स पढ़ी हैं, सिमिलर चीजें मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल है, तो इसी तरह बहुत सारी ह्यूमन स्किल्स भी ट्रांसफरेबल होती हैं। तो आप अपनी ह्यूमन स्किल्स को एक्सप्लोर करके एंड देन यू कैन थिंक अबाउट अ करियर पाथ एंड देन गो फ्रॉम देयर। एंड ये नहीं करना कि आपने शुरू किया और आपने सोचा कि बस मुझे यही करना है। आपने यू हैव टू डिप योर टोज एंड सी इफ यू लाइक इट। सो हम कोड गर्ल से भी बोलते हैं कि भाई फेज 1 में सबको बुला लेते हैं, सब आ जाओ, ठीक है। डिप योर टोज एंड सी इफ यू लाइक इट। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट कम फॉर फेज 2, ठीक है। मे बी समथिंग कोडिंग इज नॉट फॉर यू, समथिंग एल्स इज फॉर यू। सही है। अच्छा, ये जो है हमारी बात हुई जर्नलिंग की भी और उसकी भी, तो मेरी जिंदगी में भी डायरीज ने बड़ा इम्पैक्ट रहा है डायरीज का, और मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई जो ना डायरी होती है जहाँ मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। तो ये हमारी तरफ से तोहफा है आपको, एक डायरी इसमें होती है और आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो और थैंक यू सो मच आपका कि मैंने ही क्योंकि मेरे लिए ना हर दिन जब मैं बातचीत कर रहा हूँ किसी से, तो हर दिन कोई ना कोई इंस्पिरेशनल मेरे सामने चीजें आ रही होती हैं, और आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, आपकी सारी चीज़ों को जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मुझे बहुत ही अंदर से मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ ये वाला कि इस तरह का भी काम लोग कर रहे हैं। तो और मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी थी रिसेंटली, तो उसमें यही था कि जब तक आप लोगों की मदद करते रहेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करता रहेगा। तो ये है, और मैं आपसे शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका। अगर आपके कोई आखिरी एंडिंग कुछ बात करना चाहें आप, कंक्लूजन, और आपको मैंने मेरी बैठक का आइडिया जो है ना उसके बारे में बताया, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आई लव दिस कॉन्वर्जेशन बिकॉज जनरली जब हम बात करते हैं तो या तो टेक्नोलॉजी की करते हैं या पर्सनल लाइफ की करते हैं। ये बड़ी वेल राउंडेड कॉन्वर्जेशन थी। मुझे बड़ी इंस्पायरिंग बात लगी कि आप you have developed accountability partners। मैं ये अपने प्रोग्राम्स में करती हूँ और मेरे पास भी हैं accountability partners। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप ये कॉन्वर्जेशंस आपने शुरू की हैं, और ये जो सेल्फ लर्निंग की या इम्प्रूवमेंट की कॉन्वर्जेशंस हैं, आई थिंक हमारी जो नेशन वाइड जो कॉन्वर्जेशंस पॉलिटिक्स या और चीजों की तरफ है, उनसे हमें थोड़ा सा मूव करके वो अपने अंदर देखने की जरूरत है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप अगर करना चाहें तो एक सेशन हमारी लड़कियों के साथ भी कर लें, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू कैन एडवाइस देम। क्योंकि जो एकेडमिक है वो तो एकेडमिक है, जो प्रैक्टिशनर है ना उस चीज का, उस प्रैक्टिस का, चाहे वो जर्नलिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मेडिटेशन हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करते हैं जब हम बात करें कि हम एकेडमिक्स को ला रहे हैं, उसके साथ साथ हम उन लोगों को लेकर आए जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है या की है अपनी जिंदगी में। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली आप भी वो फल देखेंगे उसका आते हुए। और एंड आई होप कि आप you keep on going with that। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। आज की एपिसोड आप लोगों के लिए लाजमी है, और वैसे भी आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक अलग सी जो ना हमारी कॉन्वर्जेशन थी कि जिसमें हमने बहुत ही सादा अंदाज में और बहुत ही बड़ी बातें हुई हैं इसके अंदर, कि जिसमें इंसान, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इस पूरी एपिसोड को आप देखें, उसमें से कुछ एक्शनेबल आइटम्स निकालें, और आज से कोई ना कोई एक कदम और कोई भी एक चीज़ छोटी सी वो स्टार्ट करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। थैंक यू सो मच।